चलो जी, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉरी, एक्चुअली वो मेरा फर्स्ट टाइम है अभी ये लाइव पे। एक्चुअली पहले तो विवेक आबा सर कर देते थे, तो मुझे नहीं पता चला था कि कब मैं लाइव हूँ। बट ठीक है, चलो एक बार सारे लोग जुड़ जाओ मेरे साथ फटाफट से। हेलो पृथ्वी प्रमोद जी, हर्षिता जवाहर, हेलो हेलो शिवानी मीना, हेलो आंचल, हेलो राधिका, शुभम मोदी, हेलो हेलो राशि, आंचल गर्ग, हेलो ज्योति श्रीवास्तव, हेलो हेलो हेलो, हिना शर्मा, हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग शिवांगी, सचिन सेठी, गुड इवनिंग। चलो चलो फटाफट लेके आओ, सबको पकड़ पकड़ के लेके आओ यहाँ पे, लेके आओ फटाफट से। इतना मैं भी नोट्स ओपन कर लेता हूँ सर। प्लीज़ प्लीज़ यार, ये व्हाट्सअप मत करो, व्हाट्सअप मत करो। बच्चा मेरे को एक मैसेज वहाँ कर रहा है, एक मैसेज व्हाट्सअप कर रहा है। मैं व्हाट्सएप को कर देता हूँ साइलेंट। ठीक है जी। हेलो 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 हेलो, प्रॉपर मेरी आवाज़ ऑडिबल? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर हाँ आवाज़ ऑडिबल है, प्लीज़। हाँ मैं बिगिन करता हूँ आदर्श। एक बार सब बच्चों को जुड़ जाने दो। क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है आप सबको? ओके, नैना नैना मेरे को रिस्पॉन्ड कर रही है, यस ऑडिबल है। चलो जी। तो चलो, आई गेस बच्चा जुड़ चुका है काफ़ी, और 97 है। शिवांगी गोयल भी बोल रही है यस वॉइस प्रॉपर है। आप सब ने नोट्स एक बार डाउनलोड कर लिए हैं अपने पास? अगर नहीं किया तो इस नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ना नोट्स दिख जाएंगे, तो एक बार आप उस नोट्स को कर लीजिए। यस ऑडिबल है वॉइस दिव्या। एक बार नोट्स आप अपने मोबाइल फोन में या आप लैपटॉप में जिसमें भी मतलब वीडियो आप देख रहे हैं उससे नीचे मतलब आप दूसरे डिवाइस में आप उसको डाउनलोड कर लो। सुमित कुमार सिंह, सीएस एग्जीक्यूटिव की बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, कल या परसों। मतलब मैं बेसिकली सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए भी अनाउंसमेंट कर दूंगा। प्लीज अभी फाइनल का है, मैं फाइनल पे कॉन्सेंट्रेट करता हूं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि आज का टाइटल हमारा बेसिकली प्लीडिंग्स रहने वाला है। और कर लिए डाउनलोड? ठीक है, चलो आप प्लीज अब है ना 2 मिनट के लिए चैट अब इसमें करो। जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ना, देन उसके बाद आप लोग मुझे क्वेश्चन, हाँ ओल्ड सिलेबस के लिए भी है ही ना ये। अब मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, ये ओल्ड सिलेबस के लिए भी है, ये न्यू सिलेबस के लिए भी है। बट यस, ओल्ड सिलेबस के लिए ना इसका थोड़ा सा प्लीडिंग्स वाले पोर्शन का थोड़ा लेवल ज्यादा है। अगर आपके में 10% है ओल्ड सिलेबस में, तो ये 100% है। तो लेकिन ये आपने अगर ये सेशन ले लिए जो मेरे प्रीडिंग्स के सेशन चलने वाले रिवीजन के, तो आई एम डैम श्योर हूँ इस चीज को लेके कि आपकी जो ओल्ड सिलेबस का होगा ना वो सारा ऑलरेडी कवर हो जाएगा इसके अंदर, और आपको ना फिर ओल्ड सिलेबस का जो अपनी बुक है उसका लेवल लड्डू लगेगा। तो यस, आप सबको लेनी चाहिए, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को भी, न्यू सिलेबस वाले बच्चों को भी। और प्रियतैल, यस ये दिसंबर 21 के लिए भी एप्लीकेबल है, और अगस्त अटेम्प्ट है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। ड्राफ्टिंग में जनरली अमेंडमेंट्स नहीं आती है, तो अब तक जो भी अमेंडमेंट्स होंगी वो मैं सारी इसमें कवर कर दूंगा। ठीक है, चलो प्लीज अब मैसेज करना बंद करो, अब मैं अपना कंटेंट पे आता हूं। तो एक छोटी सी चीज के साथ स्टार्ट करते हैं इसमें। और जैसे कि आज हम फर्स्ट टाइम इसके रिवीजन लाइव कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग करते हैं जय श्री गणेश करके। और उम्मीद है सब अपने घर पे ठीक होंगे, सेफ होंगे, और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और अब तो आपका 60 डेज लेफ्ट है, तो अपना मैं बोल सकता हूँ सर 5th गियर, और 500% आपने करना स्टार्ट कर दिया होगा मेहनत। ठीक है, तो चलो एक सेकेंड बस, मैं कुछ नोट्स ओपन कर लूँ इसमें। चलो चलो जी, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं प्लीडिंग से।
इससे पहले मैं आपको बस एक ओवरव्यू देना चाहूंगा कि हमने ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन है जो हमारे सिलेबस के अंदर अगर हम बात करें तो आईसीएसआई ने इस पेपर का पूरा नाम दिया है ड्राफ्टिंग अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग्स, या इसको बोल लो ड्राफ्टिंग प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस, डन ना। ड्राफ्टिंग अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग्स या ड्राफ्टिंग प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस, वन ऑन द सेम थिंग। 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूं, ये जनरली ये दो पार्ट को बाइफरगेट, ऑल्दो आईसीएसआई ने नहीं किया है बट इसको मैं अपनी पास्ट प्रैक्टिस को देखते हुए इसको मैं बाइफरगेट करता हूं। अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 50% ये होगा, 50% हमारा ये होगा। आईसीएसआई शफल करता रहता है परसेंटेज को, तो उस चीज को माइंड में रखते हुए अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अभी मैं ये पार्ट बी, इसको मैं एक बार पार्ट बी का ही नाम देता हूं फिलहाल। पार्ट बी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों की। ये आज आप मेरे साथ आए हो लाइव रिवीजन में, ठीक है, और उम्मीद है कि इसको ये रिवीजन आपकी है, ये रिवीजन मेरी नहीं है, तो इसको अपने नोट्स ओपन करके और अपना माइंड यूज करेंगे। और मैं इतना बोल सकता हूं कि आपने जब ये मेरे सेशन ले लिए ना रिवीजन के, उसके बाद कोई भी स्मॉल डाउट भी आपके माइंड में नहीं बचने वाला है। फिर आप एग्जाम के लिए जस्ट आप इन नोट्स को जो मैंने आपको बना के दिए हैं, इन नोट्स को प्रिपेयर करना, इन नोट्स से ही पढ़ना और आप अपनी बुक को रेफर करना। आपको अपने खुद के नोट्स बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है, तो इसके अंदर मैंने सब कुछ आपका कंप्लीट ऑलरेडी कर दिया है। चलो एक बार नोट्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, या उससे पहले एक आपसे कुछ बेस में लेके चलता हूं। मान के चलो आप हो मिस्टर ए, या एक अच्छा फनी सा नाम लेते हैं, आप हो मिस्टर पप्पू। मिस्टर पप्पू आप नहीं हो, कोई एक मिस्टर पप्पू था। अब उनको जरूरत है फंड्स की, अब उनको जरूरत है फंड्स की, अब इनको नीड्स है फंड की। अब ये क्या करेंगे? अब इनके पास पैसा है नहीं और इनको रिक्वायरमेंट है फंड्स की। कोई भी पर्पस हो सकता है, अब इसका पर्पस व्हाटएवर, इनको कोई अपना न्यू बिजनेस सेटअप करना है, तो इनको बिजनेस सेटअप करना है, इनको नीड्स है फंड की। अब ये क्या करेंगे? ये किसी अपने फ्रेंड के पास जाएंगे, मान के चलो कमली। अच्छा नोट मत करो, ये मैंने ना आपके लिए सारा नोट कर रखा है, आपके नोट्स में नोट मत करना, ये सारा का सारा ऑलरेडी मैंने नोट कर रखा है। एक सेकंड दो मुझे, आई गेस मैं मान के चलता हूं कि अब से पहले मैंने अभी कोई आपको कुछ बताया नहीं है, मैं दोबारा से करता हूं क्योंकि मैं ऑफलाइन बीच में चला गया था, ठीक है। तो यस, काफी सारे बच्चे दोबारा से जुड़ चुके हैं, ठीक है ठीक है, विजिबल एंड ऑडिबल, डन डन डन। प्लीज मुझे ना अगर इन केस दोबारा ऐसा होता है तो मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना या कॉल कर देना कि सर आप विजिबल नहीं हो, ठीक है, तो मुझे बता देना एक बार, आप कॉल कर देना, कोई भी बच्चा, मतलब सब मत करना, कोई भी एक बच्चा कॉल कर लेना और मुझे बता देना एक बार, ठीक है ठीक है ठीक है, डन। अभी लेके आओ, फटाफट से लेके आओ, सब बच्चों को पकड़ के लेके आओ। यार लाइव इतने सारे बच्चों, लाइक किसी ने भी नहीं कर रखा है, क्या कर रहे हो लाइक, फटाफट करो। सुभी तिवारी, हाँ ठीक है ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूं। तो ऑलरेडी 10 मिनट हमारी ऑलरेडी लग चुकी है इस चीज में, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। ड्राफ्टिंग अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग या ड्राफ्टिंग प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस, ये दो पार्ट में हमने इस पेपर को बाइफरगेट, ऑल्दो पार्ट टाइटल सेम है बट मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, आईसीएसआई ने इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज ड्राफ्टिंग एंड द सेकंड पार्ट इज अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग्स। अब अप्रोक्सीमेटली एग्जाम में 50 to 60% या मार्क्स का बोल सकते हैं हमारा ये आ जाएगा। एंड अप्रोक्सीमेटली क्लास चल रही है, स्नेहा क्लास चल रही है, आप ग्रुप में बोल रहे हो कि क्लास नहीं चल रही, क्लास चल रही है, और अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स का हमारा, अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स का हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब आज जो मैं आप लोगों के सामने आया हूं, ये सबसे ना बच्चे का सबसे ज्यादा डाउट मेरे पास इस वाले पोर्शन को लेके आता था। मैक्सिमम स्टूडेंट इनको लेके इंक्वायरी भी करते थे, क्वेरी भी इनको लेके होती है, तो आज इसके ना मैं बोल सकता हूं एक बार में इसको सेट ऑफ कर देते हैं इस चीज को, और वंस फॉर ऑल एक बार मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बच्चों का बेस क्लियर नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो भी हमारे सीएस फ्रेटर्निटी में है ना, हम लोग सीपीसी इतना ज्यादा नहीं पढ़ते थे, अब तक नहीं पढ़ते थे, बट जैसे आईसीएसआई ने 2017 सिलेबस को रिवाइज किया, अब आईसीएसआई ने क्या किया, अब आईसीएसआई ने सीपीसी को एक अच्छे लेवल पे डाल दिया है। नोट्स डिस्क्रिप्शन में है गौरी, नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो टेलीग्राम चैनल से ले लो आप, ठीक है।
और तो अब होगा क्या इसके अंदर, तो सीपीसी का ना बच्चों का बेस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम से बड़ा वीक रहता है, सीआरपीसी का वीक रहता है। ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन वो फिर भी कर लेते हैं, टीपीए आप लोगों ने ईबीसीएल के पेपर में पढ़ा होता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट आपने जेजीएल वगैरह के पेपर में, मतलब ओल्ड सिलेबस में जो था आईएलजीएल वगैरह के पेपर में आपने पढ़ा था, तो वो बच्चा फिर भी कर लेता है इस पोर्शन को, 50 मार्क्स वाले पोर्शन को। अब बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस 50 मार्क्स वाले पोर्शन में, प्रॉब्लम बच्चे को आती है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी जो आपका ये कुछ 7-8 क्लासेस चलने वाली हैं इस प्लीडिंग वाले पोर्शन की, 100% मैं आप लोगों को इस प्लीडिंग वाले पोर्शन को लेके दे दूं। और 100% का मतलब ये नहीं कि जो रेगुलर लेक्चर, क्योंकि रेगुलर लेक्चर तो इसके कम से कम 30 आवर्स के होते हैं प्लीडिंग के, सिर्फ प्लीडिंग चैप्टर के बोल रहा हूं मैं, प्लीडिंग पोर्शन के नहीं बोल रहा हूं, प्लीडिंग जो सीपीसी के अंदर होती है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 आवर्स का हमारा होता है, और इस बार तो और भी ज्यादा जाने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान के चलते हैं कि 2 पार्टीज थी, सबसे पहले एक पार्टी थी, कौन? मिस्टर पप्पू। अब मिस्टर पप्पू था, प्लीज अब ना ये चैट करनी बंद करो इसके अंदर, स्नेहा सेठी वगैरह जो भी चैट करनी बंद करो इसके अंदर। अब देखो इधर ध्यान दो इधर, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट निकला ना तो उसके बाद दोबारा से कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, फिर आपके ना वही डाउट्स रहेंगे बार बार। ये मैं एश्योरेंस देता हूं, आप बस मेरे सेशन ध्यान से देख लो, मैं पक्का बोल रहा हूं सर, सेशन ध्यान से देख लो, आपके 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो एक था मिस्टर पप्पू, आप नहीं हो, कोई एक जनरली मिस्टर पप्पू था, उनको पड़ी पैसों की जरूरत, नीड्स फंड। अब होता क्या है, पैसों की जरूरत उनको हुई, अब उनको पैसों को किस लिए जरूरत थी? बिजनेस सेटअप करना था। अब वो क्या करेगा? वो जाएगा कमली के पास। वो कहां जाएगा? कमली के पास। एक दूसरी पार्टी थी मिस्टर कमली। अच्छा, नोट्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नोट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना मैं आप लोगों को और स्पून फीलिंग देना चाहता हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने सारे नोट्स आप लोगों के लिए अपनी खुद की लैंग्वेज में इतने इजी फॉर्मेट में हैंड रिटन बना के रखे हैं। बस एक कॉन्सेप्ट पर लेके आने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा नोट डाउन करवा रहा हूं। ठीक है, मतलब नोट मत करो, बस समझ लो, बस अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, किसी और एक्टिविटी को उसको सेंस, बस माइंड को सेंस दो इस टाइम पे। ठीक है, तो पप्पू को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने अप्रोच किया किसको? कमली को। अब ये कमली को उन्होंने अप्रोच किया कि सर मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब ये अपनी कोई प्रॉपर्टी, इनको क्या करते हैं सर, एक बार ना इसको रिवर्ट कर लेते हैं। यहां मान के चलो इनको पैसों की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मैंने जो आपको नोट्स में बनाया ना फिर वो रिवर्स हो जाएगा, वरना वो पैसे रिवर्स हो जाएगा। इसको मान के चलो नोट्स पैसों की रिक्वायरमेंट थी, और अब कमली क्या करता है? पप्पू को अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख देता है। सब बच्चों को सुना होगा ये वर्ड मॉर्गेज। कोई भी सेक्शन बता सकता है मुझे मॉर्गेज का सेक्शन क्या होगा? किसी भी बच्चे को, किसी भी मैं बोल सकता हूं कि सर हीरे को मॉर्गेज का सेक्शन याद है? एनीवन? अब करो ना चैट, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब आप चैट नहीं कर रहे हो। एनीवन? मॉर्गेज का सेक्शन? हाँ जी, हाँ जी करो भाई। किसी को नहीं पता मॉर्गेज का सेक्शन? मतलब लिटरली 150 स्टूडेंट लाइव है इस टाइम, और सिंगल स्टूडेंट को मॉर्गेज का सेक्शन नहीं पता। यस, अरुण मेहता बिल्कुल परफेक्ट, 58 सेक्शन है। नेहा अभी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 58 सेक्शन मॉर्गेज का। ऑल्दो मैं बोल सकता हूं मॉर्गेज का सेक्शन आपने 58 बोल दिया, लेकिन जो मॉर्गेजेस है ना वो सेक्शन 58 टू सेक्शन 104 तक डील करते हैं। किसका? टीपीए का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आ रहा है इतना समझ में? बस बस बस, हो गया। अब देखो इधर, अब हुआ क्या, इन्होंने इनके पास क्या किया? अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज। इनके पास एक घर था, ठीक है, ये हाउस था। अब इसके बदले में इन्होंने इनको लोन दे दिया। कितना? 5 करोड़ का। कितने दिन के लिए दिया? फॉर 3 years। माई क्वेश्चन इज दैट आज ना मैं इस एग्जाम्पल में आपकी पूरी ड्राफ्टिंग को हिला लूंगा, पूरी ड्राफ्टिंग को निकाल के ले आऊंगा कि आप लोगों को कितनी नॉलेज है, और यहां से ही मैं बेस बना के आपकी प्लीडिंग स्टार्ट कर दूंगा। अब मुझे इतना बता दो, ठीक है, मैं बोल रहा हूं पप्पू नीड्स फंड, वो थोड़ा सा मैं करेक्शन करवाऊंगा, वहां भी थोड़ी सी ये रही थी, तो ये मैंने फिर बाद में डिफॉल्ट को लेकर, शिवांगी कोई बात नहीं। तो अब हुआ क्या, अब 3 साल के लिए किया, तो ये मॉर्गेज डीड बनेगी। ये कौन बनाएगा? बताओ कौन बनाएगा इस मॉर्गेज डीड को? 2 पार्टी होंगी जो इसको बनाएगी, या तो मिस्टर सीएस बनाएगा, या फिर एडवोकेट के पास आप लोग जाओगे। अब या तो सीएस बनाएगा या एडवोकेट बनाएगा। अब इस डीड को ड्राफ्ट कर दिया, और अच्छी ड्राफ्टिंग उन्होंने की। 3 साल का टाइम था,
जैसे ही 3 साल कंप्लीट हुए, जैसे ही इन्होंने बोला मेरे पैसे, फंड्स लाओ भाई, मेरा लोन अमाउंट दो, इन्होंने कर दिया डिफॉल्ट। बात आ गई समझ? इन्होंने कर दिया डिफॉल्ट। एक बच्चा लिखता है नैना राठी काउंसिल, नैना राठी क्या लिखती है? काउंसिल। लॉयर, लॉयर भी हो सकता है, एडवोकेट भी हो सकता है, और एक वर्ड और भी होता है काउंसिल। बट जनरली काउंसिल जो वर्ड है ना, काउंसिल जो वर्ड है, इसको हम जब प्लीडिंग करवाते हैं ना किसी एडवोकेट से, कोर्ट में रिप्रेजेंट करवाते हैं, तब वर्ड यूज करते थे काउंसिल। वैसे हम लॉयर या एडवोकेट भी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब इन्होंने कर दिया डिफॉल्ट, मना कर दिया कि सर मैं पेमेंट नहीं देने वाला हूं, मैं पेमेंट्स नहीं देने वाला हूं। अब इसके बाद की कहानी शुरू। क्या आप डायरेक्ट केस करने के लिए जाओगे? अब मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, सुनो। अब मैं नोट्स ओपन कर दूंगा, लेकिन नोट्स में आप अभी ध्यान मत लगाओ, अभी नोट्स में ध्यान नहीं लगाना किसी भी बच्चे को। उसके बाद मैं नोट्स पे आपको लेके आऊंगा, बट इधर ध्यान दो, बस मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी बातों की तरफ ध्यान दो। अब हुआ क्या? अब डायरेक्टली मिस्टर पप्पू कमली के अगेंस्ट केस नहीं करेगा। होगा क्या? मान लो 3 साल का टाइम था। अब एक चीज आती है, आप लोगों ने सब जगह पढ़ी होगी, डिमांड नोटिस, लेटर या नोटिस ऑफ डिमांड जाएगा, लेटर ऑफ डिमांड या नोटिस ऑफ डिमांड जाएगा। और क्या जाएगा उसके अंदर? आप बताओगे कि सर मैं आपको सू कर दूंगा, मैं आप अगेंस्ट केस कर दूंगा, अगर आप मेरे 1 महीने में या जो भी टाइम पीरियड आपको देना है, इतने टाइम पीरियड के अंदर स्पेसिफाई करोगे कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको, अगर आपने मेरा पैसा रिफंड नहीं किया तो। ये क्या होता है? डिमांड नोटिस या लेटर ऑफ डिमांड बोला जाता है। जनरली ये भी एडवोकेट या मिस्टर सीएस बना के किसको देगा? कमली को, कि सर अगर आपने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं आप अगेंस्ट केस कर दूंगा। डन। अब फिर भी कमली जो है वो साइलेंट रहता है, कमली जो है वो पेमेंट नहीं करता और आंसर नहीं देता नोटिस का, जाने दो। अब उसके बाद हमारी सारी कहानी स्टार्ट होती है प्लीडिंग वाले पोर्शन की। अब तक हमने किया था ड्राफ्टिंग, अब हम डिमांड नोटिस भेज देंगे, अब हमने डीड बना दी, ये तो था हमारा ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन। अब जब ड्राफ्ट के अंदर डिस्प्यूट अराइज होगा, जब हमारी डीड के अंदर डिस्प्यूट अराइज होगा, तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? कॉज ऑफ एक्शन। क्या बोल देते हैं? रिपीट करो, कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया अब हमारा, यानी किस चीज का मुद्दा जिसके ऊपर अब हमें आगे लेके कोर्ट को बढ़ना है, केस को बढ़ना है। अब सर के कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, अब क्या करेगा मिस्टर पप्पू? मिस्टर पप्पू दोबारा से मेरे पास आएगा, मिस्टर एडवोकेट या मिस्टर अंकुश बंसल वटेवर एबी के पास आएगा, सीएस, कि सर आप मेरा पैसा निकलवा दो। कैसे निकलेगा? अब मैं बोलूंगा जो मिस्टर कमली है, ध्यान से सुनो मेरी बातों को, बहुत ध्यान से, मैं पूरा बेस लेके चल रहा हूं। जो मिस्टर कमली है वो कंपनी की फॉर्म में है, पार्टनरशिप फर्म की फॉर्म में है, या एक इंडिविजुअल है? मुझे कैसे पता होगा कि बीइंग अ लीगल प्रैक्टिशनर, बीइंग अ ड्राफ्टमैन, बीइंग अ एडवोकेट, बीइंग अ सीएस? पहली बात, सीएस तो जाएगा ही नहीं कोर्ट के अंदर, तो एडवोकेट के पास आएगा। तो सर हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? सीपीसी इज अ बेसिक लॉ। आप अगर एनसीएलटी में अपीयर करोगे, आप अगर सीसीआई में अपीयर करोगे, तो एक जर्नल चलेगा। क्या चलेगा? जर्नल चलेगा। अब जर्नल चलेगा कहने का मतलब सिविल प्रोसीजर कोड तो एक जर्नल है, कोई भी ट्रिब्यूनल के अंदर भी चले जाओ, बेसिक स्ट्रक्चर वही चलता है, सीपीसी, वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपके सिलेबस में प्लीडिंग्स इतना डेप्थ में डाला गया है। अब मेरे पास वो आए और मेरे को बोला कि सर मेरे 5 करोड़ रुपीस हैं और ऐसे ऐसे नोटिस आपने भेजा था, फिर भी उन्होंने पैसा नहीं दिया, अब क्या करना है? अब मैं पूछूंगा कि वो जो सामने वाली पार्टी है वो कंपनी है, इंडिविजुअल है, क्या है? अगर वो इंडिविजुअल है तो क्या मैं बोल दूं यहां 2 लॉ लगेंगे? पहला लॉ, 3 लॉ लगेंगे इवन। पहला लॉ मॉर्गेज मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा, दूसरा लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा, और तीसरा सिविल लॉ, वो तो एक जनरल लॉ है, मदर ऑफ ऑल लॉ। जो भी सिविल लॉज हैं, देखो टीपीए भी अपने आप में सिविल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अपने आप में सिविल लॉ है, सिविल स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी अपना में सिविल लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट भी अपना में सिविल लॉ है। तो सिविल लॉ का जहां से मेन स्ट्रक्चर बना है वो क्या है? सीपीसी। तो 3 लॉ लगेंगे यहां। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सर आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था? मॉर्गेज डीड वाला, यानी टीपीए भी लगेगा और यहां हमारा सीपीसी भी लगेगा। अब मैं क्या करूंगा, अगर वो कंपनी होती तो आप लोग पढ़े लिखे हो, सीए आपने सीआर का पेपर पढ़ा होगा आई गेस बहुत सारे बच्चों ने, तो क्या मैं बोल दूं कंपनी होती तो एनसीएलटी डीआरटी में जाना पड़ता, पार्टनरशिप फर्म होती तो या कंपनी होती तो हमें कहां जाना पड़ता? एनसीएलटी के पास जाना पड़ता ना। तो मैं यहां देखेंगे सर पार्टी कौन सी है।
अगर वो पार्टी, अब देखो डीआरटी है, 10 लाख तक का मैटर है, वटएवर, देखो वो आप सीआर में पढ़ना। अभी मैं रेगुलर लेक्चर नहीं ले रहा हूं कि आपको सारी चीजें बताऊं, बस एक स्ट्रक्चर लेके पढ़ना चाहता हूं आज आपके साथ कि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। तो आप क्या करोगे, चेक करोगे, बीइंग एडवोकेट आपका धर्म बनता है, आपका कर्म बनता है, आपका प्रोफेशन है कि आप ये चेक करो कि ये जुडिक्शन किसकी है, क्या कोई स्पेशल कोर्ट के पास पावर है। मान लो अगर यही मैटर आपका मॉर्गेजेस का नहीं होता, मैट्रिमोनियल मैटर होता, आपका यही फैमिली डिस्प्यूट का मैटर होता, विल का मैटर होता, प्रोबेट का मैटर होता, तो कहां केस जाता, वो भी एक अलग क्वेश्चन है। फिलहाल के लिए आप मान के चलो, अब आपको चेक करना है कि सर केस हमारा सिविल कोर्ट में जाएगा, केस हमारा क्रिमिनल कोर्ट्स में जाएगा, केस हमारा डीआरटी में जाएगा, केस हमारा एनसीएलटी में जाएगा, केस हमारा कंपटीशन कमीशन में जाएगा, कहां जाएगा। इतना समझ में आ रहा है हर बच्चे को, पक्का। अब हमने डिसाइड कर लिया सर बीइंग एडवोकेट इंडिविजुअल है कमली, तो हमारा केस जाएगा सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर। क्या केस को मैं एक लीगल नाम दे दूं? मैं भाई स्क्रैच से चल रहा हूं, प्लीज कुछ टर्म्स आपका क्लियर होना जरूरी है। सूट, और सूट को क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट, फाइल नहीं करते, इंस्टीट्यूट करते हैं। समझ में आ रही है हर बच्चे को। बट मेरा क्वेश्चन बस एक बढ़िया सा क्वेश्चन, एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या डायरेक्ट आप केस को कर दोगे, मतलब सूट को कर दोगे? इसको ना लेमैन तरीके से, जो पढ़ा लिखा बच्चा नहीं होता, केस बोलता है, केस फाइल बोलता है। क्या मैं केस फाइल डायरेक्ट कर सकता हूं? क्या मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, काम चल गया, डायरेक्ट हियरिंग स्टार्ट हो जाएंगे, या उसके भी पीछे कुछ बैकग्राउंड होता है, या उसके भी पीछे कुछ बैकग्राउंड होता है? हर सूट की, ध्यान से सुनो मेरी बात, एक बहुत ध्यान से, सब आपको पूरा प्लीडिंग क्लियर हो जाएगा, शायद उसी के ऊपर बेस है पूरा का पूरा प्लीडिंग। स्टेजेस ऑफ सूट, स्टेजेस ऑफ सूट। प्री ट्रायल स्टेज, ट्रायल स्टेज, पोस्ट ट्रायल स्टेज। बात आ गई समझ? अब सर प्री ट्रायल स्टेज में मतलब क्या है, आपके अभी कोर्ट के सामने हियरिंग्स नहीं हुई है, यहां तो आपकी हियरिंग्स होंगी, इसके अंदर। और क्या होगा, प्लस एविडेंस रखोगे, प्लस विटनेस रखोगे। बात आ गई समझ? पोस्ट ट्रायल स्टेज, यहां आर्ग्यूमेंट होंगे, उसके बाद पोस्ट ट्रायल स्टेज में क्या है सर, डिक्री आ जाएगी, जजमेंट आ जाएगी, उसके बाद डिक्री आ जाएगी, प्लस उसके बाद क्या होगा सर, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। यही सर प्री ट्रायल का मतलब क्या है, अभी आपने सामने पार्टीज खड़ी नहीं हुई हैं, पहले हमें पॉइंट ऑफ कंटेंशन का पता लगाना है। बिल्कुल सही बोल रहे हो सुबी तिवारी, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट प्री ट्रायल। अब प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट को और अच्छा बोल दूं, इट इज अ प्लीडिंग स्टेज। क्या मैं बोल दूं ये प्लीडिंग स्टेज है? क्या मैं बोल दूं ये प्लीडिंग स्टेज है? पक्का। अब मैं अपने पोर्शन की तरफ आगे बढ़ता हूं। अब 1 मिनट के लिए बस मैं एक बार आप लोगों को लेके चलता हूं कि सिविल लॉज क्या है, क्रिमिनल लॉज क्या है, कौन कौन सा एक्ट उनको गवर्न करेगा, एंड देन उसके बाद हम अपने चार्ट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब शायद आपको समझ में आ गया कि प्लीडिंग्स का मतलब क्या होता है और प्लीडिंग कहां काम आती है। सर आप पहले दिन कोर्ट में जाके खड़े हो जाओगे, अभी तो जज को यही नहीं पता, प्लीडर का जो प्लेंट फाइल करता है, मेनली जो मैं हूं प्लेंटिफ। अब यहां इस वाले केस में मिस्टर पप्पू क्या है, प्लेंटिफ। इतना तो पढ़े लिखे हो भाई, रिवीजन कर रहे हो। और ये कौन है, डिफेंडेंट। तो ये डायरेक्ट केस सूट इंस्टीट्यूट कर देंगे? नहीं सर, एक बात ध्यान रखना मेरी, इंडिया में कुछ परसेंट लॉयर्स हैं, वो मानते हैं सूट इज इक्वल टू प्लेंट, बट कुछ लोग हैं वो क्या मानते हैं, सूट इज नॉट इक्वल टू प्लेंट। इधर रेदर ये बोल सकते हैं कि प्लेंट ध्यान से सुनना, प्लेंट इज द बिगिनिंग ऑफ एवरी सिविल सूट। क्या बोल दिया, लिखा हुआ है, रिपीट मत करना, मैंने लिखा हुआ है, प्लेंट इज द बिगिनिंग ऑफ एवरी सिविल सूट। कोई भी सिविल लिटिगेशन करनी है, प्लेंट उसकी बिगिनिंग है। स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी केस को करने की, सूट को करने की प्लेंट है। डायरेक्ट आप केस नहीं कर सकते। इस चीज को मैं प्रूव करूंगा।
गारंटी दे रहा हूं 95% आपकी फैकल्टीज ऑल ओवर इंडिया में बोल रहा हूं सर, जो सीएस क्वालिफाइड करके पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट आपको करवाते हैं। एक प्रोविजन आता है जब आप प्लेंट फाइल करते हो, और अगर आपने प्लेंट के अंदर कोज ऑफ एक्शन नहीं करवाया होगा, आपने प्रॉपरली कोज ऑफ एक्शन मेंशन नहीं किया है, फिर रिलीफ प्रॉपरली मेंशन नहीं किया, आपने बताया नहीं कि मुझे क्या रिलीफ चाहिए, या आपने उसकी वैल्यूएशन प्रॉपरली नहीं की, या आपने उसकी कोर्ट फीस प्रॉपरली पे नहीं की, अब क्या होगा? एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर 7 रूल 11, क्या बोल दिया मैंने? ऑर्डर 7 रूल 11 ये बोलता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। सर अगर यहां सूट वर्ड होता, अगर बोलते प्लेंट इज इक्वल टू सूट, तो लॉ मेकर की भी लैंग्वेज होती रिजेक्शन ऑफ सूट। बट एक बात ध्यान से रखना, एक बात ध्यान से रखना, अपने माइंड में जिंदगी भर है ना एक चीज सेट कर लो, एक प्लेंट को सूट बनने के लिए बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। दोबारा बोल रहा हूं, एक प्लेंट को सूट बनने के लिए बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। किसी भी सिविल सूट को अगर आपको इंस्टीट्यूट करना है तो उसका, मैं बोल सकता हूं सर, प्लेंट इज द प्रोसेस, सूट इज द कॉन्सिक्वेंस। तो उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा सूट तक जाने के लिए। वो प्रोसेस कहां बताया गया है? ऑर्डर नंबर 7 के अंदर। तो ऑर्डर नंबर 7 क्या बोलता है? प्लेंट, जो भी प्लेंटिफ अपने ग्रीवेंसेस देगा, कोज ऑफ एक्शन देगा, क्या क्या हमें दुख है वो बताएगा, क्या क्या रिलीफ चाहिए वो बताएगा, किन किन फैक्ट्स को वो रिलाय करता है वो बताएगा। सब कुछ मैं आपको दे रहा हूं आज, इसमें रिटर्न है सारा कुछ। तब उसके अवज में जो रिप्लाई में डिफेंडेंट बताएगा उसको बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, वो बोल देंगे ऑर्डर नंबर 8। सर प्लेंट प्लस रिटर्न स्टेटमेंट, एक बार रिपीट करते हैं, प्लेंट प्लस रिटर्न स्टेटमेंट इज इक्वल टू प्लीडिंग्स, ऑर्डर नंबर 6। सर ये ऑर्डर्स क्या होते हैं? आंसर अभी दे रहा हूं 1 मिनट के अंदर अंदर। नोट नहीं करना है, अगर करना चाहो तो कर लो, तो मैंने नोट्स में डाला है, बट एक बेस बना रहा हूं नोट्स तक जाने के लिए। तो प्लेंट प्लस रिटर्न स्टेटमेंट इज इक्वल टू प्लीडिंग। इसमें प्लेंटिफ प्लेंट में लिखता है कि सर मुझे क्या दुख है, मुझे क्या चाहिए, क्या क्या मैं रिलाय करता हूं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। रिटर्न स्टेटमेंट में डिफेंस मांगता है वो, इसको हम डिफेंस स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। सर क्या क्या मुझे दुख है, क्या क्या मैं मान ना रहा हूं कि हां मैं मानता हूं, क्या क्या मैं नहीं मान रहा हूं, वो यहां लिखेंगे। और इन्हीं दोनों को मैं बोल सकता हूं सर, इन स्टेटमेंट्स को लिखना प्लीडिंग्स। कि कोर्ट के पास जाने से पहले आपको कम से कम जज को और पार्टीज को पता तो होना कि मेरे अगेंस्ट किस चीज का केस हुआ है, या जज को पता तो हो कि मुझे किस चीज का ट्रायल करवाना है। ठीक है ना, इतना समझ में है? चलो जी, उम्मीद है सब बच्चों को बेस क्लियर हो गया होगा। एक बार मुझे रिप्लाई कर दो सर, एक बार मुझे रिप्लाई कर दो कि यस हो गया है। सारे ग्रुप्स में आप लोग शेयर कर दो। अभी बहुत 158 स्टूडेंट ही मुझे करंटली लाइव दिख रहे हैं। इधर ध्यान से सुन लो, मैं 2 मिनट ब्रशअप कर देता हूं, 2 मिनट का ब्रशअप कर देता हूं। प्लेंट प्लस रिटर्न, डन डन। सुबीर तिवारी ने मुझे बोला प्लेंट प्लस रिटर्न स्टेटमेंट तक था। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसके बाद मैंने ज्यादा लिया भी नहीं है। तो चलो प्लीज, अभी मैं थोड़ा सा टाइम को मैनेज करके और आगे बढ़ता हूं इसमें। चलो देखो, ऑलरेडी 6:45 हो चुके हैं और 7:30 तक ही हमें लेनी है, तो आज मैं अपने नोट्स तक आपको लेके चलता हूं। तो सिविल लॉ मैं आपको बता रहा था, सिविल लॉ इज द मदर ऑफ ऑल लॉ। सीपीसी हर सिविल लॉ की एक मदर मैं मान के चलता हूं। तो जो जिसका स्पेसिफिक एक्ट बन गया उनको तो रूल करेगा, उनको तो डील करेगा वो स्पेसिफिक एक्ट। लाइक मान लो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सारे बच्चे मैसेज मत करो, आप प्लीज पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, और जब मैं क्वेश्चन के लिए बोलूं जब आप लोग मेरे को बताना। डन। तो पहली बात इसमें सर, सीपीसी जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इस रेलेवेंट इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लगेगा। प्रॉपर्टी का मैटर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी लगेगा। सर ऐसे ही हिंदू मैरिज से रिलेटेड है तो हिंदू लॉज, मैरिज लॉज लगेंगे। ऐसे ही जो भी रेलेवेंट लॉ होगा। अब सीपीसी की वो ब्रांच जो इन सारे मैटर्स को डील करती है, उस पर्टिकुलर मैटर को डील करते है, उस पर्टिकुलर नाम दे देंगे। और जो जर्नल है, जो कहीं भी कवर नहीं होगा, या जो सारी कोर्ट्स को फॉलो करना होगा, वो क्या फॉलो करना होगा? सीपीसी। अब सवाल ये पैदा होता है सर, सीपीसी जो आप हमें बता रहे हो ये क्या है? अभी मैं लेके चलूंगा उस वाले एग्जांपल पे। अभी तो मैंने आपको ड्राफ्टिंग समअप किया कि ड्राफ्टिंग है क्या हमारी। तो देखो इधर ध्यान दो सारे बच्चे, और बच्चों को लेके आओ। अभी बस 100+ स्टूडेंट ही हैं, लास्ट टाइम तक 160 स्टूडेंट तो हो गए थे। तो इधर देखो, अब सर हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो है प्लीडिंग्स। डन। अब
टू टाइप्स ऑफ केसेस होते हैं, लेमन तरीके से चलेंगे, छोटे छोटे बच्चे हो लेमन तरीके से चलेंगे। सर प्लीज अगेन सुन लो, बस वो इतना खास नहीं था, सारा का सारा मैं इसके अंदर दोबारा से कवर कर दूंगा, सारा नोट्स के अंदर है ऑलरेडी। सुनो ध्यान से सुनो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केसेस। देखो दो तरीके के रोंग हो सकते हैं, सिविल रोंग, सिविल रोंग और क्रिमिनल रोंग। एक्चुअली क्रिमिनल जो रोंग होगा उसको हम ऑफेंस बोल देते हैं, सिविल वाले को हम बेसिकली रोंग बोल देते हैं। इतना सब बच्चों को समझ में आ रहा है? अब सर जो भी सिविल लॉज होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल दूंगा, आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आपके पास गाड़ी है, सीएस क्वालिफाइड हो गए, बीएमडब्ल्यू आपने परचेज कर ली, अच्छे तरीके से आप लोगों ने नॉलेज लेके की, और गलती से ये गाड़ी चल रही है, गलती से रोड पे आपके सामने कोई पर्सन आ गया, खुद से कूद गया। अब बताओ क्या ये क्रिमिनल होगा या ये सिविल होगा? मुझे आंसर दो, ये क्रिमिनल होगा या सिविल होगा? ये क्रिमिनल होगा या सिविल होगा? आंसर मी प्लीज, ये क्रिमिनल होगा या सिविल होगा? अरे अब आंसर करो ना, आंसर करो फटाफट। लगाओ लगाओ सारे तिकड़म लगाओ, क्रिमिनल सिविल, क्रिमिनल सिविल। कोई बच्चा रिवेन्यू भी लिख दो, कोई लिख दो रिवेन्यू भी है, रिवेन्यू मैटर्स है, स्टैम्प एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट का मैटर्स भी है, लिख दो, वो भी लिख दो। सिविल बिकॉज मैंजरिया नहीं है। वाह राजेंद्र कुमार, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। और सिविल 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 क्रिमिनल। चलो अब ध्यान दो इधर, ये होगा सिविल, क्योंकि आपकी इंटेंशन नहीं थी। हां ध्यान से, इसी को मैं पूरा करूं, क्रिमिनल बन जाएगा। आपने उसको गाड़ी लगाई, उसको गाड़ी लगी, एक्सीडेंट हुआ, आपने उसको पूरा प्रॉपर, अभी तो उसका जस्ट लग के और वो आगे गिरा था, आपने क्या किया, कभी मैं फंस जाऊं, आपने गाड़ी तेज करी, उसके ऊपर से गाड़ी को कुचला और भाग गए डर की वजह से। तो क्या ये सिविल है क्रिमिनल है? सिविल है क्रिमिनल है, देन इट्स क्रिमिनल। अगर जस्ट लगी, आप उतरे, आपने प्रॉपर उसको मेडिकल फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करवाई, इट्स सिविल। आपकी इंटेंशन नहीं थी, गलती से हो गया, सिविल मैटर। केस कहां जाएगा? सिविल कोर्ट में। आपको जेल की रोटी नहीं खानी पड़ेगी, जेल का पानी नहीं पीना पड़ेगा, इंप्रिजनमेंट नहीं होगी, जस्ट फाइन से या फिर सेटलमेंट करके काम चल जाएगा। बट अगर आप भाग गए, क्रिमिनल होगा, या आपने इंटेंशनली मारा, क्रिमिनल होगा। समझ में आ गई बात? पक्का पक्का क्लियर हुआ? अब सर इसी चीज को हम लेके आगे बढ़ते हैं, या फिर मैं बोल लूं मनी सूट, रिकवरी ऑफ मनी। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया पप्पू वाला, एक तो हमने बोल दिया रोड एक्सीडेंट, एक अगला हमने एग्जांपल दिया रिकवरी ऑफ मनी, रिकवरी ऑफ मनी। अब रिकवरी ऑफ मनी के लिए रखता है रूल 2, किसका? ऑर्डर 7 का। सर ऑर्डर 7 प्लेंट, ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट, ऑर्डर 6 प्लीडिंग। सर ये ऑर्डर्स कहां से आए? सेक्शंस क्यों नहीं हैं? हमने तो आज तक कंपनी लॉ में सारे सेक्शंस पढ़े हैं, हमने तो रूल्स पढ़े हैं, ये ऑर्डर कहां से आए? तो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बताता हूं। सर सिविल मैटर्स को डील करता है, सिविल रोंग्स को डील करता है, सिविल केसेस को डील करता है कौन? सिविल कोर्ट्स। और सिविल कोर्ट्स या सिविल मैटर्स को कौन रेगुलेट करता है? वन लॉ, इंडिया में आज तक एक ही लॉ है, और वो कौन है? सिविल प्रोसीजर कोड इज अ जनरल लॉ। अब मैं बोल दूं सिविल मैटर्स वो जो डील करते हैं प्रॉपर्टी को, कौन मैटर करेगा? टीपीए। सिविल मैटर्स वो जो मैरिज से रिलेट करते हैं हिंदू की, तो हिंदू मैरिज एक्ट। सिविल मैटर्स वो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट को डील करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सिविल मैटर वो, ध्यान से सुनना, जो लिखे हुए नहीं है, अनकोडिफाइड है। सर जो कोडिफाइड है इसके अंदर मतलब जो लिखा हुआ है कि इनकी ये पनिशमेंट है, ये फाइन है, दैट इज कोडिफाइड। सर कुछ ऐसे लॉज होंगे जो अनकोडिफाइड होंगे, कुछ ऐसे एक्ट होंगे जो अनकोडिफाइड होगा, जो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, उनके लिए एक लॉ पढ़ोगे आप, टोर्ट्स, पढ़ा भी होगा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, लॉ ऑफ टोर्ट्स। उसके अंदर कोई सेक्शन नहीं होता है। लाइक आप पढ़ोगे बैटरी, डिफेमेशन, डिफेमेशन ओरली कर दी, किसी का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ, तो सैलेंडर, लिबल, तो इस तरह की टर्म्स इंडियन पिनल कोड में भी जा सकता है, अगर वो कहीं पे लिखा हुआ है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया है। ट्रेस पासिंग तो अनकोडिफाइड है तो टोर्ट्स में जाएगा, अगर आपने वो चीज रिकॉर्ड मेंटेन हुआ या फिर लिखे हुए हैं कहीं पे, तो कहाँ आएगा? सीपीसी में। इतना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। सर सीपीसी को 2 ब्रांच में डिवाइड किया। देखो इंडिया में ना पहले ये लॉज बनते थे कि
एक लॉ के अंदर आप मतलब सॉरी इंडिया में ना ये प्रैक्टिस मतलब काफी दिनों से चलती आ रही है, और आज क्या करते हैं जनरली, जैसे कंपनी लॉ में भी आप देखते हो सेक्शन वाला पोर्शन भी है, प्रोसीजरल पोर्शन भी है और सब्जेक्टिव मैटर भी है। इसी तरीके से सीपीसी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, और फर्स्ट पार्ट आपका है सेक्शन वाला, और इसके अंदर कितने टोटल सेक्शन है? 158 सेक्शंस। कितने पार्ट्स हैं टोटल? पार्ट्स नहीं पता क्या। सेकंड पार्ट कितने ऑर्डर्स है इसके अंदर? 51 ऑर्डर। टोटल कितने ऑर्डर्स है सर? 51 ऑर्डर्स हैं, और हर ऑर्डर के अपने रूल्स हैं। सर ये ऑर्डर्स क्या हैं? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऑर्डर नंबर 6 प्लीडिंग। अब प्लीडिंग्स को जो डील करेगा कौन? ऑर्डर नंबर 6। प्लेंट को ऑर्डर नंबर 7, रिटर्न स्टेटमेंट को ऑर्डर नंबर 8, अपीयरेंसेस को ऑर्डर नंबर 9, एफिडेविट को ऑर्डर नंबर 19, 20, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन को ऑर्डर नंबर 39। इसी तरीके से सबके ऑर्डर्स हैं। बात आ रही है समझ में? हर ऑर्डर के अपने रूल्स हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ऑर्डर 7 रूल 11। ऑर्डर 7 रूल 11 क्या बताता है? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। बात आ गई समझ? तो हर ऑर्डर के अपने वेरियस रूल्स हैं। मान लो एक ऑर्डर के अंदर 20 रूल हैं, तो ऐसे ही 58 ऑर्डर हैं, 51 ऑर्डर हैं हमारे। हर ऑर्डर के अंदर 20-20 रूल। एक एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, अलग अलग रूल्स हैं, किसी में कम भी है ज्यादा भी हैं, तो इतने सारे रूल्स पढ़ने हैं, उतने सारे ऑर्डर्स। सर जो हमारा सेक्शन है उसको बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ, और जो रूल्स हैं जो ऑर्डर्स हैं उसको बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ। अभी मैं बताऊंगा सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल में क्या डिफरेंस होता है। मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना आप लोग? मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना? मुझे मैसेज कर दो, कभी पता लगे फिर से आवाज चली गई और मुझे पता भी नहीं चला हो। बस कोई भी एक दो बच्चा मैसेज कर दो, सारे मत करना प्लीज। मैसेज करो। आवाज आ रही है सबको? हेलो हेलो हेलो। यस यस, ठीक है डन डन। आओ इधर। हाँ, देन क्रिमिनल प्रोसीजर। अब क्रिमिनल की अगर मैं बात करूं, क्रिमिनल को भी जब आप रोड एक्सीडेंट करके भाग गए, उसको कुचल दिया है, फिर इंटेंशनली किया, ठीक है नेहा, ठीक है, बस आ जाओ इधर, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बेस बन रहा है सब बच्चों का। अब सर इसको भी दो लो डील करेंगे। अब बाय डिफॉल्ट ना आपके एग्जीक्यूटिव में इतने डेप्थ में नहीं थी ये चीजें, या जो बच्चा न्यू सिलेबस पढ़ के आया उनको सबको पता होगा। अब इंडियन पिनल कोड और एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, देखो नाम से ही पता लग रहा है, प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, दैट मीन्स सर दिस इज द प्रोसीजरल लॉ, और ये सब्सटेंटिव लॉ। सर कितने चैप्टर में डिवाइड किया गया है? 23 चैप्टर्स में और 511 सेक्शंस में। इसी तरीके से इसको 484 सेक्शन में और 37 चैप्टर के अंदर डिवाइड किया गया है। 37 चैप्टर और जिसको 484 सेक्शंस, 511 सेक्शन और 23 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। डन, इतना समझ में आ रहा है? अब सर और क्रिमिनल केसेस को और सिविल केसेस को पहचानने का कोई तरीका पता है आप लोगों को? 2-3 पॉइंट बताऊंगा, ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बस आपका आज बेस बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास से ना ये नोट्स फोटोकॉपी कर लेना, ये नोट्स प्रिंट आउट ले लेना, फिर मजा आने वाला है। फिर है ना बिल्कुल डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे एक एक चीज को, और मजा आएगा। आप लोगों का सारा डाउट ही मैं बोल रहा हूं सर, इस सेट को फिनिश करके चलेंगे। चलो, क्या मैं बोल दूं केस का नाम भी अपने आप में? सिविल सूट वर्सेस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। हाँ जी, कोई मुझे बता सकता है कि क्या सिविल और क्रिमिनल में कोई डिफरेंस है? सिविल सूट और क्रिमिनल, देख एक तो है, आपको सबको समझ में आ गया, इसमें तो जो रॉन्ग हुआ है अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन, मतलब प्राइवेटली रॉन्ग हुआ है, किसी सोसाइटी एट लार्ज को नहीं हुआ है, ये किसके अगेंस्ट हुआ है? सोसाइटी को। देखो ये प्लीज ये आंसर मत देना, कोई भी मुझे ये आंसर मत देना। मेंजरिया इज प्रेजेंट इन क्रिमिनल केसेस विच इज नॉट प्रेजेंट इन सिविल केसेस। मतलब मैं इस बात से ना सेटिस्फाई नहीं हूं। क्या सिविल में आप डिफॉल्ट नहीं करते, वहां आपकी इच्छा नहीं देखी जाती? क्या मेंजरिया इज बैड इंटेंशन? मेंजरिया इज नन बट इट्स बैड इंटेंशन। मेंजरिया का मतलब क्या होता है? बैड इंटेंशन। क्या सिविल केसेस में आपकी बैड इंटेंशन नहीं होगी? आपने जो डिफॉल्ट किया है, यहां कंपनी ने पेमेंट नहीं की, क्या उसकी बैड इंटेंशन नहीं थी? तो एक वैलिड नहीं है। और बताओ मुझे, क्रिमिनल मोर स्ट्रिंजेंट, ठीक है सुभी, क्रिमिनल स्ट्रिंजेंट होते हैं, ठीक है। और एक तो मैंने बता दिया, ये रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी है, ये रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल या प्राइवेट पर्सन माना जाएगा। और कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल, नागार्जुना, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल, तो क्या क्रिमिनल जो केसेस होते हैं वो कंपाउंडेबल नहीं होंगे?
और कुछ अच्छा सा चाहता हूं मैं। इधर ध्यान दो नालायको, पता नहीं क्या कर रहे हो। क्या आपने एक चीज सुनी होगी, सिविल मैटर में अगर किसी ने आपका डिफॉल्ट कर दिया तो एडवोकेट को, लॉयर को कौन हायर करेगा? दिव्या गुप्ता लिखते हैं पर्सन इज नोन और अननोन हु इज कमिटेड। ठीक है, ठीक है। अभिषेक पांड्या इन सिविल लॉ इंप्रिजनमेंट नेवर गिवन। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, सिविल लॉज में इंप्रिजनमेंट होती है। इन क्रिमिनल द स्टेट इज द प्रोसिक्यूशन। यस, बिल्कुल सही। आयुषी शुक्ला ने, आयुष शुक्ला ने लिखा है कि ये वाला मेरे को जेन्युइन लगा, ये वाला। प्रोसिक्यूशन इन सिविल बोथ पार्टीज आर इंडिविजुअल्स, इन क्रिमिनल द स्टेट इज द प्रोसिक्यूशन। सुनो अब ध्यान से, सुनो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अब मैं आंसर देता हूं, ध्यान दो इधर। विक्टिम जिसके अगेंस्ट गलत हुआ है, इट सेल्फ अपॉइंट लॉयर। अपना लॉयर, अपना एडवोकेट सिविल लॉज में खुद अपॉइंट करता है, बट यहां कौन करेगा? स्टेट। कौन करेगा? स्टेट, यानी पुलिस। बेसिकली पुलिस अपॉइंट करती है ना जनरली, और पुलिस अपने नाम से तो कर नहीं सकती, स्टेट के नाम से करेंगे। ठीक है, तो विक्टिम जो है इट सेल्फ अपॉइंट करता है लॉयर को, और क्रिमिनल केसेस में स्टेट अपॉइंट करती है लॉयर को। क्रिमिनल केसेस में स्टेट करती है अपॉइंट किसको? लॉयर को। अब केस का नाम भी अपने आप में क्लू देता है, केस का नाम भी अपने आप में क्लू देता है, नेम ऑफ केस। कैसे? अब यहां आप लिखोगे सिविल केसेस में मिस्टर ए वर्सेस मिस्टर बी। अच्छा, कुछ बच्चा ने यहां लिखता है वी एस, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वी एस नहीं होता, वी डॉट होता है, वी डॉट होता है। अब इधर इसी चीज को अगर मैं देखूं तो यहां क्या होता है, जैसे लाइक स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या वट एवर, जो भी स्टेट आपको लगाने, जो भी आप जिसमें रहते हो, वर्सेस मिस्टर बी। बात आ गई समझ? ऑल्दो हैव किसके साथ बुरा हुआ है? ए के साथ, बट अपॉइंट कौन करेगा इसके बिहाफ पे? एडवोकेट को। अच्छा, जो एडवोकेट होगा, ना वर्ड लिखते हैं, एडवोकेट नहीं, यहां वर्ड लिखेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या वर्ड लिखेंगे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है हर बच्चे को? तो मैं यही करूंगा कि आज है ना, ज्यादा नहीं करवा रहा हूं आपको, कि सो दैट कि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग कल मिले 5:30 पे, एक बात ध्यान रखना, कल हम लोग मिलेंगे 5:30, अभी जाना मत, कल हम 5:30 पे मिलेंगे। और उम्मीद है मुझे कल तक मैं अपने कुछ ना कुछ वाईफाई का ये कर लूंगा, क्योंकि आज है ना मॉर्निंग से ही मुझे परेशान कर रही है इसके, मतलब आई गेस कहीं पे वायर वगैरह बीच में ब्रेक हो गई है, तो वो मुझे मॉर्निंग से ही परेशान कर रहे हैं। तो इतना आपको समझ में आ रहा है? केस का नाम लॉयर कौन अपॉइंट करेगा। इधर सर जो हम रेमेडीज क्लेम करेंगे वो जनरली कैसी रेमेडीज होंगी? कॉम्पेंसेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, या मैं क्या बोल दूं, राइट्स एंड लायबिलिटीज। बस आप बोलोगे सर उस मेरे ये राइट्स बनते हैं, मुझे ये राइट दिलवा दीजिए, बस मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मॉनेटरी कंपेंसेशन, इसके लिए आप करोगे। लेकिन यहां आप क्या क्लेम करोगे? यहां आप क्या क्लेम करोगे? सर कोर्ट बोलेगी उसको पनिशमेंट हो, उसको इंप्रिजनमेंट की जाए, पनिशमेंट, इंप्रिजनमेंट, डन। इतना आ रहा समझ में? एक चीज और चलो मैं इसमें बता देता हूं, यहां केस किस तरीके से करेंगे? सिंगल वे, बाय वे ऑफ प्लेंट। कैसे स्टार्ट करेंगे? बाय वे ऑफ प्लेंट। हाँ हाँ भाई, व्हाट्सएप मत करो प्लीज, आ गया है, यस आ गया। पर्सनली तो व्हाट्सएप कॉल मत करो प्लीज यार, हो गया। तो बाय वे ऑफ प्लेंट। देन इधर कैसे करेंगे? टू वे। सुना होगा हर बच्चे ना, बोलेंगे हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। FIR बाय वे ऑफ कंप्लेंट, बाय वे ऑफ कंप्लेंट। अब कंप्लेंट के लिए सेक्शन 2 क्लोज डी सब बच्चे ने पढ़ा होगा, CRPC का। यहीं पे FIR सेक्शन 154 CRPC का। समझ में आ रहा है बच्चों को? फिर से बफर तो नहीं हो रहा है ना? प्रॉपर ऑडियो मुझे तो सही दिख रही है अब, ठीक। सुबी तिवारी ने लिखा सेक्शन 154, ग्रेट ग्रेट सुबी।
इतना समझ में आ गया? अगर मैं कंक्लूड करूं तो लॉयर खुद अपॉइंट करेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट अपॉइंट करेगी। पार्ट केस का नाम भी अपने आप में क्लू दे देता है, वी डॉट लिखते हैं, वी एस नहीं लिखते, इतना ध्यान रखना। रेमेडी कंपेंसेशन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी। जनरली हम इंप्रिजनमेंट, फाइन, पनिशमेंट क्लेम करते हैं, बाय वे ऑफ प्लेंट कर सकते हैं, और यहां क्या होगा, एफआईआर और कंप्लेंट के थ्रू करेंगे। डन? समझ में आ गया सारे बच्चों को? मैं है ना अभी अब मोबाइल को भी वो नहीं कर सकता हूं कि प्राइवेट शो नहीं कर रहा, मेरा पब्लिक शो कर रहा, और बच्चा वहां से रिप्लाई भी कर रहा है मेरे को, प्राइवेट शो नहीं कर रहा है। तो डोंट नो कौन हो आप ग्रुप में, तो मैं आप ग्रुप को मैं बंद कर दूंगा। प्राइवेट शो आपको कर रहा होगा डियर, मेरे को प्राइवेट शो नहीं कर रहा है, तो प्लीज एक बार ग्रुप में लिंक डाल दो कि प्राइवेट शो कर रहा है। प्लीज एक बार जो चल रहा है वो कर लेते हैं। प्रियांशी, आरसीडी की रिवीजन मैंने आपको वीडियो में भी बोला था, विवेक सर के साथ जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, कि पहले मैं ड्राफ्टिंग करवा रहा हूं, उसके बाद मैं गवर्नेंस करवा रहा हूं, और बहुत जल्दी मैं गवर्नेंस आने वाले 7-8 डेज में ही स्टार्ट कर दूंगा। मैं उसके नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूं। तभी मैंने ना स्टेटस भी डाला था कि जो मेरे जून 21 अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं जिन्होंने मेरे से लेक्चर लिए हैं, मुझे बोलो कि सो दैट क्लास नोट्स जो उन्होंने अच्छे से बनाए होंगे, मेरे वाली कॉपी मुझे मिल नहीं रही है जो मैंने नोट्स बनाए थे, आई गेस वो ड्यू टू लॉकडाउन मेरे इंस्टीट्यूट में रह गई होगी, तो इसलिए। ठीक है ना? चलो, हाँ मैं इशिका, मैं कोशिश करूंगा क्लास होने के बाद अगर मेरे पास सारी अवेलेबल रही, सारी अगर प्रॉपरली वीडियो रही, तो मैं उसके बाद डाल दूंगा, वरना नेक्स्ट क्लास जो मैं लूंगा ना, जो मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा तो उसको कंप्लीटली हम लोग कर देंगे। ठीक है? चलो, तो ये मैंने कुछ आप लोगों के लिए किया था। अब सवाल ये पैदा होता है सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ क्या होगा। आज बस इतना ही करेंगे, उसके बाद मैं कंक्लूड कर दूंगा आज का। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से फ्रेश तरीके से बैठना। मैं बोल रहा हूं पिन ड्रॉप साइलेंस करके बैठना। अगर आपने नेक्स्ट क्लास मिस कर दी ना, तो मेरी रिवीजन आने वाले 5-6 क्लास की कोई बेनिफिट नहीं होता। जब तक सीपीसी चलेगा हमारा 2-3 क्लास 4 क्लास, जब तक कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है? तो सब्सटेंटिव लॉ का मतलब क्या होता है सर? वो लॉज जो बताते हैं लाइक अब कितनी सजा है, कितनी जेल है, कितना फाइन है, कितनी पनिशमेंट है, कितनी पेनल्टी है, कहां लिखा है? सब्सटेंटिव लॉ में। सर एक जगह जो आपकी राइट्स और लायबिलिटीज को बताता है, अगर आपने ये किया तो आपका ये अधिकार है, अगर आपने ये किया तो आपकी ड्यूटी बनती है। प्रोसीजरल लॉ वो जो राइट्स और लायबिलिटीज सब्सटेंटिव लॉ ने बताई है, उन लॉज को कैसे हमें अचीव करना है। जो राइट्स और लायबिलिटीज बताई है प्रोसीजरल सब्सटेंटिव लॉ ने, उनको कैसे हमें गेन करना है, अचीव करना है, इंप्लीमेंट करना है। Substantive law is the law which determines the rights and obligations of the parties to a dispute. Done. Procedural law is the law which prescribes the procedure. वो प्रोसीजर्स बताता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स एंड लायबिलिटीज, जो वहां बताए गए हैं सब्सटेंटिव लॉ में, उनको कैसे उन प्रोसीजर्स को एनफोर्स करें। एनफोर्स का मतलब इंप्लीमेंट करें। आगे हर बच्चे को समझ में? सर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, प्लीज यार हार्दिक, मतलब अभी मैंने कॉन्सेप्ट शुरू नहीं किया, अभी तो मैं स्टार्ट भी नहीं हुआ हूं कि प्लीडिंग है क्या। आप मेरे से पहले पूछ रहे हो ड्राफ्ट कैसे करना है, वो बता दो यार। पहले मैं कॉन्सेप्ट तो बता दूं, मैं हर चीज बताऊंगा। मैं एक सेपरेट क्लास प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्टिंग की, और जो छोटे मोटे नोटिस सेक्शन 80 वगैरह के नोटिस है सबकी लूंगा। तो थोड़ा सा एफआईआर वर्सेस कंप्लेंट, तो प्लीज अंजलि मेरे को टॉपिक तक जाने दो। अभी मैं बस एक आपको बेस बना रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में चलेंगे प्रोविजंस में। अभी तो मैं आपको लेके आ रहा हूं प्लीडिंग्स या केस कैसे होगा, या एक्चुअली में दिया क्यों गया है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोली थी, आज की क्लास में एक रेगुलर क्लास की तरह रहने वाली है, रिवीजन की तरह नहीं, बस बेस बना दूं, उसके बाद कॉन्सेप्ट में बढ़ेंगे हम आगे। ठीक है ना? चलो, तो प्रोसीजरल लॉ इज इंटेंडेड टू फैसिलिटेट एंड नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट द कोर्स ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। इन केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ, तो हु शुड प्रिवेल? सब्सटेंटिव लॉ प्रिवेल करेगा प्रोसीजरल लॉ पे, क्योंकि सर प्रोसीजरल लॉ जो बनाए गए हैं, वो प्रोसीजरल लॉ बनाए गए हैं सिर्फ हेल्प करने के लिए सब्सटेंटिव लॉ की, ना कि सब्सटेंटिव लॉ को एक्सटेंड किया है। देखो इधर लिखा है फैसिलिटेट एंड नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट। सब्स्टिट्यूट नहीं बनाया गया, उनको बीच में रुकावट नहीं, कोशिश करी जाएगी कि कैसे हम उस चीज को स्ट्रीमलाइन करें, ना कि ऑब्स्ट्रक्ट करें। तो इन केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन तो सब्सटेंटिव लॉ प्रिवेल करेंगे प्रोसीजरल लॉ पे। इतना सब बच्चों को समझ में आ गया? तो जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके कंप्लेंट है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर लूंगा सारी, मतलब हर बच्चे को जो भी एफआईआर है, जो भी कंप्लेंट बोल रहे हैं, नहीं है क्या। आकांक्षा अगर आपने वो वीडियो सुनी हो तो हमने उसमें बोला था कि आज 7:30 पे विवेक सर की होगी, क्योंकि मेरे को टाइमिंग्स का प्रॉपरली नहीं था, तो इसलिए मैंने
मतलब पहले क्लास कर दी थी। तो इतना सब बच्चों को समझ में आया। चलो जी, एक बार मैं दोबारा से अब कुछ लिख नहीं रहा हूं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एक बार दोबारा से आंखें बंद करके शांति से सुन लो। नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे। इन नोट्स में मैंने ना बहुत कुछ दिया है ऑनेस्टली। जिस बच्चे ने ये पेज समझ लिया ना, जिस बच्चे ने ये पेज समझ लिया, ये पेज, सिर्फ जिस बच्चे ने समझ लिया, मैं कह रहा हूं पूरा प्लीडिंग आपके टिप्स पे हो जाएगा। ये एक पेज ने आपके पूरा ना सिविल कोर्ट्स की केस कैसे होना है वो सब कुछ बता दिया। इस एक पेज ने आपको सब कुछ बता दिया कि सर केस कैसे होना है। बात आ गई समझ में? तो ये पेज नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ऑल्दो जितने नोट्स मैंने दिए हैं सारा कुछ करने वाले हैं, बट अभी ध्यान दो आप लोग, जो आज हमने किया है उसकी तरफ बिल्कुल शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस होकर बैठो। कोशिश करूंगा एक क्लास अगर मेरे पास पूरी अच्छे से रिकॉर्ड है तो मैं डाल दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से अपनी प्रॉपर टाइप स्टार्ट करेंगे। मैं इतना वाईफाई भी अपने ठीक कर लूंगा। कल सारे लोग 5:30 पे आ जाना, ठीक है? नहीं बस आज ही, बट आज ही, अच्छा आज ही 7:30 पे है, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे को लगा बच्चा बोला बस आज ही करवा दो और नहीं ठीक है, तो इधर ध्यान दो। हमने सबसे पहले किया कि कोई भी केस करना है तो सिविल मैटर्स अगर है तो सीपीसी होगा, क्रिमिनल मैटर्स हैं तो क्रिमिनल कोर्ट होगा। सीपीसी जो है एक ही लॉ रेगुलेट करता है उसको, मतलब सिविल मैटर्स को। कौन? सिविल प्रोसीजर कोड, जिसके अंदर दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज सब्सटेंटिव पार्ट, सेकंड पार्ट इज प्रोसीजरल पार्ट। सब्सटेंटिव पार्ट के अंदर हमारे 150 बेसिकली कितने सेक्शंस हैं? 158 सेक्शन हैं। और सेकंड पार्ट प्रोसीजरल पार्ट के अंदर हमारे 51 ऑर्डर हैं। हर ऑर्डर के अंदर अपने रूल्स हैं। डन ना? अब क्रिमिनल मैटर्स को दो लॉ डील करते हैं, वहां सब्सटेंटिव अलग है, प्रोसीजर अलग है। ओल्ड प्रैक्टिस है, आज के टाइम पे दो अलग अलग लॉज नहीं बनते हैं, एक ही लॉ के अंदर सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल दोनों चीज बताई जाती हैं। तो इंडियन पीनल कोड आपका है और वो है सब्सटेंटिव लॉ, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो आपका प्रोसीजरल लॉ। नाम से ही पता लग रहा है। इंडियन पीनल कोड के अंदर 23 चैप्टर्स को डिवाइड किया है और कितने सेक्शंस कवर करता है? 511 सेक्शंस को कवर करता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपका 37 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, 484 सेक्शंस को कवर करता है। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब मैंने आपको बताया, जो राइट्स और लायबिलिटीज को डिटरमाइन करता है कि सर आपकी ये हैं, वो तो सब्सटेंटिव लॉ है। जो उन राइट्स और लायबिलिटीज को हमारी क्या करेगा, उन राइट्स और लायबिलिटीज को हमारी इंप्लीमेंट करवाएगा, एनफोर्स करेगा कि कैसे वो राइट्स और लायबिलिटीज हमें मिलेंगी, अचीव करेंगे, उनको क्या बोल देंगे? सर प्रोसीजरल लॉ बोल देंगे। इन केस अगर कॉन्ट्राडिक्शन होगी दोनों लॉज के बीच में तो सब्सटेंटिव लॉ प्रिवेल करेगा कि सॉरी प्रोसीजरल लॉ पे। तो प्रोसीजरल लॉ इज इन असिस्टेंस नॉट इन डेरोगेंस, मतलब उसकी सिर्फ हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं, ना कि उनको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। इट इज अ सप्लेंट एंड नॉट द सब्स्टिट्यूट। क्या बात बोल दी मैंने? इट इज एन सप्लेंट। सप्लेंट का मतलब इन एडिशन, नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। डन ना? तो इतना सब बच्चों को समझ में आया। प्लेंटिफ, आज कुछ बेसिक टर्म्स हम क्लियर कर देते हैं। जिसके साथ गलत होता है सिविल लॉज में, जिसका राइट अफेक्ट हुए हैं, जिसके साथ डिफॉल्ट किया गया है, देयर इज अ विक्टिम, और विक्टिम को क्या बोल देंगे? प्लेंटिफ। और जो करता है यानी जिसके अगेंस्ट केस होगा वो कौन होगा? डिफेंडेंट। प्लेंटिफ केस डायरेक्टली नहीं कर सकता, पहले नोटिस देगा अगर रिकवरी ऑफ मनी का है कि सर आपने ऐसा क्यों किया है, आप मुझे इतने टाइम पीरियड में रिकवर कर दो। फिर भी अगर डिफॉल्ट होता है देन वो एडवोकेट को बोलेगा सर केस कर दो। सूट डायरेक्टली नहीं होगा, पहले प्लेंट से स्टार्ट करेंगे। सर कहां लिखा है? आप अपने पास से मनगढ़ंत बोल रहे हो। सेक्शन 26 जाके देख लेना सिविल प्रोसीजर कोड का। कमेंसमेंट ऑफ एवरी सिविल सूट ओनली एंड ओनली बाय वे ऑफ प्लेंट। सेक्शन 26 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, कमेंसमेंट ऑफ सिविल सूट ओनली एंड ओनली बाय वे ऑफ प्लेंट। अब प्लेंट सर ऑर्डर नंबर 7 के अंदर है। रिटन स्टेटमेंट जो अपने रिप्लाई में डिफेंडेंट देगा, डिफेंस में देगा, ऑर्डर नंबर 8 के अंदर है। अगर मैं दोनों चीजों को बोल दूं, इट्स द प्लीडिंग। फिर मैंने क्या बताया था? स्टेजेस ऑफ सूट। स्टेज ऑफ सूट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज प्री ट्रायल स्टेज, सेकंड पार्ट इज ट्रायल स्टेज एंड द थर्ड पार्ट इज पोस्ट ट्रायल स्टेज। अभी जो हमारा सिलेबस जो आईसीएसआई ने ड्राफ्ट किया है वो मेनली किया गया है प्री ट्रायल स्टेज पे और पोस्ट ट्रायल स्टेज पे। ट्रायल स्टेज हमारे सिलेबस के अंदर नहीं दी गई है, ऑल्दो मैंने आपकी बुक के अंदर डाल दिया थोड़ा थोड़ा और नोट्स में भी समझा दूंगा आपको। बट प्री ट्रायल का मतलब प्लीडिंग वाला पोर्शन, जहां प्लेंट क्या होता है, प्लेंट की ड्राफ्टिंग क्या होती है, प्लेंट का कंटेंट क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, और प्लेंट को सूट बनने के लिए किन किन स्टेजेस पे से गुजरना पड़ेगा। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। प्लेंट को सूट बनने के लिए किन किन स्टेजेस पर से गुजरना पड़ेगा। लाइक डायरेक्टली एक प्लेंट अगर हमने फाइल कर दी, पहले बात तो सूट इंस्टीट्यूट होगा, प्लेंट फाइल कर दी। अब प्लेंट के अंदर क्या डालेंगे? कोज ऑफ एक्शन डाल देंगे, रिलीफ क्या क्या चाह रहे हो वो डाल देंगे, क्या क्या फैक्ट्स है जिनको आप रिलाय करते हो, फैक्ट्स इन मटीरियल फैक्ट्स, फैक्ट्स इन इशू। सर वो भी बहुत कुछ है। देखो अब बच्चा मेरे को बोलेगा सर हमें कैसे पता होगा? नलायकों, मैंने सब कुछ लिखा है और हर चीज आपको बताऊंगा। फैक्ट डालेंगे, लो नहीं डालेंगे,
कोज ऑफ एक्शन डालेंगे, रिलीव डालेंगे, लो नहीं डालेंगे, एविडेंस नहीं डालेंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बता देंगे क्या क्या जिनके ऊपर हम रिलाय करते हैं और जो हमारे पोजीशन में भी है। फैक्ट्स डालेंगे, फैक्ट्स भी दो तरीके के होंगे, मटेरियल फैक्ट क्या होगा, इमटेरियल फैक्ट क्या होगा। अब मटेरियल फैक्ट, फैक्ट्स इन इशू, फैक्टा प्रोबेंडा, फैक्टा प्रोबेंशिया, ये सारे रूल्स ऑफ प्लीडिंग है, ये सारे रूल्स ऑफ प्लीडिंग है जो हम पढ़ने वाले हैं, बट इन डेप्थ तो हम रेगुलर लेक्चर में पढ़ेंगे। बट मैं आपको बता दूंगा कि रूल्स होते क्या हैं। 4 रूल्स हमारे सिलेबस में हैं, 4 ही रूल्स होते हैं, वो मैं आप लोगों को प्लीडिंग के रूल्स बता दूंगा। ऑर्डर 6, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 मैं आपको सारा इन डेप्थ समझाने वाला हूं। सर एक बात ध्यान रख लो, बस जो प्लेंट फाइल होगी ना कोर्ट में, वो कोर्ट है अगर इंडिविजुअल है तो। अगर वो कोई स्पेसिफिक मैटर है, लाइक मैट्रिमोनियल मैटर्स हैं, लाइक प्रोबेट का मैटर है, लाइक इंसॉल्वेंसी मैटर है, तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट को पावर दी गई है। सर वो कैसे पता लगेगा स्पेशल कोर्ट को पावर दी गई है? सेक्शन 9, नोट करते रहने वाली बात, सेक्शन 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड जब आप पढ़ोगे वहां लिखा गया जुडिक्शन ऑफ कोर्ट, जुडिक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, वो लेवल पे जुडिक्शन वाले मैटर्स को लेके जाऊंगा जहां आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली बाढ़ होती है स्पेशल मैटर्स को लेके, वहां जाएगा क्या केस, कौन सी कोर्ट में केस जाएगा, सर क्या वो कोर्ट के पास पावर है, क्या वो कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट यानी जुडिक्शन 3 पार्ट में डिवाइड होगी, सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल, पेक्यूनरी। तो ये सारी चीज हम पढ़ने वाले हैं। जब ये कुछ और सिर्फ यहां तक भी प्लेंट को सूट नहीं मानेंगे, मान लो जुडिक्शन भी प्रॉपर है। अब क्या होगा सर, हर सूट की ना वैल्यू, हर प्लेंट की वैल्यूएशन होती है। जितने रुपए का आप मॉनेटरी क्लेम मांग रहे हो, क्या आपने उसके ऊपर कोर्ट फीस दे दी? आपने अगर प्रॉपर कोर्ट फीस दी है, उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन करवाई है, क्या वो मैटर ऑलरेडी पहले डिसाइड तो नहीं किया गया, रेस जुडिकाटा, रेस सब जुड़ाई, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सर लिमिटेशन एक्ट के अंदर तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, कभी टाइम बार तो नहीं हो गया। ये सारे मैटर्स अगर आपने कवर कर दिए, ये सारे मैटर अगर आपने कवर कर दिए, सर आपने तो सुना भी नहीं होगा पेक्यूनरी में सेक्शन 3 और सेक्शन 6 भी लगेगा। बस सारी फैकल्टीज ने पढ़ा दिया सेक्शन 15 लगेगा, लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट में जाएगा। नहीं, जब ये सारे मैटर्स आप कर लोगे, देन द प्लेंट इज इक्वल टू सूट। अगर आपने यहां कोज ऑफ एक्शन, कोर्ट फीस प्रॉपरली नहीं डाली, रिलीफ क्या लेना वो प्रॉपरली नहीं डाला, तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ऑर्डर 7, रूल 11, तब ये सारे मैटर्स हो जाएंगे। और अब देख लो मैंने डाला एडीआर का मतलब कहीं आर्बिट्रेटर क्लोज तो नहीं डाला हुआ आपने। अगर आपने पहले से कोई एग्रीमेंट किया था, मॉर्गेज डीड की थी और वहां आर्बिट्रेशन क्लोज डाला था, तो कोर्ट में मैटर आएगा ही नहीं। कहां जाएगा मैटर? कोर्ट आर्बिट्रेटर के पास जाएगा, ट्रिब्यूनल के पास जाएगा अगर आप कंपनी फॉर्म में हो। अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल हो और कहीं पे कुछ नहीं लिखा, एक्सक्लूसिव क्लोज नहीं लिखा, तो मैटर कहां आएगा? कोर्ट में। देन कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो गई कि सर प्लेंट सब कुछ है, नाउ द प्लेंट इज इक्वल टू सूट, और अब प्लेंट आर कोर्ट क्या करेगी, उसको मैटर को कहां देगी? डिफेंडेंट के पास। तो उम्मीद है कि मैंने आपको ना एक बेस स्ट्रक्चर आज दे दिया। नेक्स्ट क्लास में ना एक एक वर्ड के ऊपर फोकस करेंगे, एक एक वर्ड क्यों लिखा गया है और कब प्लेंट सूट बन गया, और जब कब सूट के बाद अगली चीज क्या होगी, कब हमारे पास अपीयरेंसेस करने के लिए सम्मन जाएगा, सम्मन के कितने पर्पस हैं, सम्मन का पर्पस 2 पर्पस हैं, कब एक्स पार्टे होगी, कब दलील पे दलील होगी, कब सबूतों को रखना है, कब गवाहों को रखना है, और क्या लास्ट में फाइनल कंक्लूड होगा। ये सारे कुछ नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्लीज दिल थाम के बैठना। नेक्स्ट क्लास कोशिश रहेगी मेरी नेक्स्ट क्लास आपकी मतलब 1.5 आवर्स हो। तो नेक्स्ट टाइमिंग्स आप बताओ, क्या 5 बजे आप लोग आ सकते हो? बस मुझे कंफर्म कर दो। आज की क्लास मेरी डन है, 7:30 होने वाले हैं। क्या 5 o'clock में नेक्स्ट क्लास ले लूं? देखो मैं ना एसी अभी ऑन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी बैक पेन है, मैंने वीडियो में बताया था, मेरे को सीवियर बैक पेन चल रहा है, डिस्क इशू चल रही है मेरे को। तो डॉक्टर्स ने पर्सनली रिकमेंड मतलब मेरे को मना किया है कि वो करने के लिए, तो मैं अभी एसी यूज नहीं करूंगा, तो मेरे को स्वेटिंग बुरी तरीके से होगी, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। 5 बजे आ सकते हो? देखो मैं अनलिस्ट नहीं करूंगा, जो बच्चा थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि 6 बजे मैं आऊंगा ना तो विवेक सर का साथ नहीं, कल तो MWF है ना, कल तो मैं अगर 6 बजे भी अगर स्टार्ट करूंगा तो भी मेरे पास टाइम होगा, उनका प्रीमियर चलता रहेगा और मैं आपको अपनी क्लासेस देता रहूंगा। चलो 5:30 का लोग हम लोग मिलते हैं, 5:30 ठीक है, 5:30 फाइनल करते हैं, 5:30 कल हम मिलते हैं, और 7:30 तक कोशिश रहेगी 2 घंटे में आपको पूरा दे दूं सर। जो बच्चों ने सेल्फ स्टडी किया है, कहीं और से पढ़ा है, और जिनको ना ये कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से चलूंगा भाई। मेरा कुछ जाएगा नहीं कि मैं आप लोगों को 1-2 क्लास इतनी इन डेप्थ पढ़ा दूं कि आप लोगों का करियर बन जाए। पता नहीं कब की बात आप पे कब काम आ जाए, बस एक चीज मुझे आप लोगों से चाहिए, रिजल्ट। भाई मेहनत कर दो, फैला दो कि सर ये नोट्स हैं, और बच्चों को लेके आओ नेक्स्ट क्लास में ना। आज मैं मानता हूं कि सर नेटवर्क इश्यू की वजह से आप लोग काफी सारे इकट्ठे भी हो गए थे, जुड़ भी गए थे, बट थोड़ा बच्चा कम रहा, पर नेक्स्ट क्लास में आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को लेके आना और मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्लास इज लाइक अ बॉम्ब, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट होगा, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट फटने वाले नेक्स्ट क्लास में। तो दिल थाम के बैठना। उम्मीद है सर आप मुझे समझ पाओगे आज, मेरा फॉल्ट नहीं है, मैं दब से यहाँ खड़ा हूँ, और इवन मैंने जो चेयर भी यूज नहीं की है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया चेयर लेना, बट फिर भी मैंने नहीं की है ड्यू टू माई डिस्क इशू। स्टिल फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि हर बच्चा मेरा एनर्जी लेवल रहे, आप भी इसी एनर्जी के साथ पढ़ो,
ठीक है, तो एक बार आज जो मैंने करवाया वो रिवाइज करके बैठना। कल नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 5:30 पे शार्प और अपना प्रोविजन, और इस चार्ट को आपके दिल के अंदर बसाना है। प्लीडिंग को आपका मैं बोल रहा हूं सर सबसे इजीएस्ट पोर्शन बनाना है। 5:30 कर लेते हैं, बिना मतलब 5:30 कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ बच्चा हो सकता है ट्रेनिंग मेरे पे जा रहा हो तो इशू आ रहा है। ठीक है, 5:30 कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है सबको मेरा आज ये फर्स्ट टाइम का लाइव सेशन अच्छा लगा होगा। ऑल्दो मैं प्रीमियर करके डालता हूं, बट ठीक है, आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट दिया और मैं भी आप लोगों के लिए पूरा अपने पार्ट पे पूरा मैं कोशिश करता हूं। इसके बाद इस वीडियो को ना मैं, अगर मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हुई तो मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा आज, ठीक है, क्रॉप करके। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम नहीं, 5:30 सेम जगह पर और सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। चलो, थैंक्स, ऑसम, थैंक्स। हाँ, ओल्ड सिलेबस के लिए है।